वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज की हम क्लास में सिर्फ वर्क के बारे में देखेंगे और वर्क की हम डेफिनेशन देखेंगे इस वाली क्लास में। वर्क के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जो बचे हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ जो बचे होंगे वो हम क्या करेंगे सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। सबसे पहले वर्क की देखो डेफिनेशन क्या होती है। वर्क किसे कहते हैं? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी and it produces displacement in that body except perpendicular to the direction of applied force। देखो देन वर्क इज सेड टू बी डन। जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स जब हम फोर्स अप्लाई करें तो वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, और वो जो डिस्प्लेसमेंट हो वो किसी भी डायरेक्शन में हो, खाली फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। देन वर्क इज सेड टू बी डन इज सेड टू बी सेड। जब क्या कहेंगे देख, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी में जब फोर्स लगाएं और वो फोर्स क्या करे उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, खाली परपेंडिकुलर को छोड़ के, किसके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना। फोर्स के डायरेक्शन के नॉर्मल में नहीं होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। तब क्या कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। अब उसके लिए ए वर्क इज सेड टू बी डन, क्या उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ए वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कहेंगे कि तब हो गया जब व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशन क्या होगी फुलफिल्ड होगी। कौन कौन सी हैं? पहला ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो फोर्स ही अप्लाइड करना होना चाहिए। ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सेकंड फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, सेकंड क्या होना चाहिए कि ए वर्क फोर्स जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स मस्ट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए डिस्प्लेस, तो उसको क्या कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। तो ये क्या होगी डेफिनेशन किसकी? वर्क की। अब इसके बाद जो वर्क बराबर होता है वो क्या होता है? वर्क इजकल टू होता है एफ डॉट एस। देखो वर्क इजकल टू क्या होता है? वर्क इजकल टू होता है एफ डॉट एस। वर्क इजकल टू क्या होता है? एफ डॉट एस। इसको हम क्या कहते हैं? एफ एस कोस थीटा। इसको हम एफ एस कोस थीटा ही क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। सपोज कोई ये ब्लॉक है, इस पर हमने ये कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया है एफ और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस इस डायरेक्शन में, और फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब देखो ये पहले केस हो सकता है। अब दूसरे वाले में हमने क्या करा कि एफ एस कोस थीटा हो, ये फोर्स एफ है, ये एस है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो इस फोर्स को इसके डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इसको देखते हैं कैसे। ये फोर्स है, ये
डिस्प्लेसमेंट है एंगल थीटा। ये फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो कौन सा होगा, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। देखो ये वाला जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हुए, थीटा के वाले साथ वाला कौन सा हो गया, एफ कोस थीटा, दूसरा वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा। हमने कहा था कि वर्क इज सेड टू बी डन जब क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल वर्क नहीं बनना चाहिए और बाकी कुछ भी बन जाए, तो वर्क सेड टू बी डन। अब लेकिन अगर हम एफ साइन थीटा और एस को देखें तो इनके बीच में देखो एंगल कितना बन रहा है, एफ साइन थीटा और एस के बीच में, ये रहा एस की डायरेक्शन इधर है, एफ साइन थीटा की इधर, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन एफ कोस थीटा और एस में देखो कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वजह से वर्क डन होगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, वर्क इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, वर्क इजिकल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यही वाला फोर्स होता है एफ कोस थीटा वाला, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस। तो इस वाले कंपोनेंट, वो तो हम फॉर्मूला कब पढ़ते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के किसी एंगल पे लग रहा है तो क्या लगाएंगे, एफ कोस थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब इसको हम देखो, हमने क्या कर सकते हैं, हमने फोर्स को क्या किया, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रिजोल्व किया है इस पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्क इजिकल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ, ये एफ कोस थीटा कंपोनेंट है ना फोर्स का, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इस वाले का ये वाला कंपोनेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है इसका, एफ कोस थीटा है, एफ कोस थीटा, और मैग्नीट्यूड क्या है, इनटू एस, तो वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा, वर्क इक्वल टू हो गया क्या, एफ एस कोस थीटा। दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं, ये तो पहला केस था कि हमने फोर्स को किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे रिजोल्व किया। अगला केस क्या हो सकता है कि अगर हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स पे रिजोल्व करें, तो वो कैसा हो सकता है, देखो ये फोर्स हमारा एफ, ये एंगल थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट एस। क्या करो, इसके नॉर्मल में, फोर्स के नॉर्मल में, फोर्स को नॉर्मल में एक लाइन खींचा ये, अब ये एस है, ये एंगल थीटा है, तो देखो ये एस है, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एस कोस थीटा, ये एस है तो इसके साथ वाला एस कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एस का कौन सा हो जाएगा, ये एस है, तो अगर ये एस है तो ये एस कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एस साइन थीटा, ये हो जाएगा एस साइन थीटा। देखो अगर हम एस साइन थीटा और एफ को देखें तो एफ और एस साइन थीटा आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो इनकी वजह से तो कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस वाले डिस्प्लेसमेंट के इसकी डायरेक्शन में देखें, फोर्स की डायरेक्शन में, तो एस कोस थीटा है और एफ, इसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, component of displacement in the direction of force, in the direction of force into magnitude of force, magnitude of force। देखो कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एस कोस थीटा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, एफ, तो क्या हो गया ये एफ एस कोस थीटा। पहले वाले केस में भी वर्क बराबर क्या था, एफ एस कोस थीटा, दूसरे वाले भी केस में क्या हुआ, वर्क इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला हम क्या याद रखेंगे, ये वर्क इजिकल टू एफ डॉट एस इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। तो ये एफ एस कोस थीटा होता है, ना कि एफ एस साइन थीटा। अधिकतर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एफ एस कोस थीटा ही क्यों होता है, साइन थीटा क्यों नहीं होता, तो उसका ये क्या है आंसर है कि एफ एस कोस थीटा ही क्यों होता है। अब कुछ हम इसके स्पेशल केसेस लेते हैं। वर्क इजिकल टू क्या है, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा। पहला केस है केस वन।
केस 1, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई तो देखो वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कोस 90, एफ एस कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, अगर उनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप देखो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या है कि सपोज ये टेबल है, इस पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन, ये जो टेबल है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगी ऊपर की तरफ, और वेट कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट हो गया। सपोज हमने इसको डिस्प्लेस किया है डिस्टेंस s पे। अब देखो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें इस ब्लॉक का, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ हुआ अपवर्ड, वेट कहाँ हुआ डाउनवर्ड mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर है s, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। हमें बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। देखो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन देखें और s को देखें तो एंगल देखो कितना बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या आएगा 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए होगा 0। इस तरह वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय वेट की वजह से कितना होगा 0, क्योंकि वेट में और डिस्प्लेसमेंट में कितना हो रहा है एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो गया 0। अगर हम इस ब्लॉक को s डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से और वेट की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल, सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, हम इसको सर्कल में वर्क कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे, तो जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स वो तो हम जानते हैं कि सेंटर के अंदर की तरफ लगेगा। किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ऐसे, तो देखो सेंट्रीपेटल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, तो वर्क डन क्या होगा ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से 0। क्यों, क्योंकि भाई फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होगा 0। नंबर 3 ले लेते हैं, सपोज ये पेंडुलम है, एक ब्लॉक है, एक बॉब है जिसका मास m है, हमने इसको एंगल थीटा डिस्प्लेस किया है यहाँ से। अब देखो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या होती है टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी। सपोज इसको एंगल हमने, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ds, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट और टेंशन में देखो कितना एंगल बनेगा, अगर हमने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ करा तो टेंशन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बनेगा टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, जब टेंजेंट और रेडियस वेक्टर हो गया तो एंगल कितना बताया 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा 0। तो ये केस था पहला, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी 0। हमने ये एग्जांपल से देख लिया केस नंबर 1। केस नंबर 2, सपोज s की वैल्यू 0 हो, s इजिकल टू लेट 0। अगर s की वैल्यू 0 होगी, देखो वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कोस थीटा, s की वैल्यू 0 रखो तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0, तो वर्क डन ये 0 हो जाएगा कब डिस्प्लेसमेंट, जब s की वैल्यू 0 हो। अगर सपोज हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स तो लगाया है पर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क हमने कितना किया 0। सपोज जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, कितना ही फोर्स लगा लूँ, लेकिन अगर इसमें ये व्हाइट बोर्ड आगे नहीं जा रहा है तो वर्क डन कितना हुआ, कितना ही फोर्स में फोर्स कितना भी लगा लूँ तो, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरह सपोज कोई पर्सन है और उसने अपने ऊपर एक लोड को कैरी कर रखा और वो खड़ा एक ही जगह, तो उसमें क्या देखो फोर्स तो उसने लगा रखा अपने ऊपर रखा हुआ है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उसमें, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें भी क्या आ जाएगी 0। ये केस नंबर क्या हो गया 2। तो इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब अगला है केस नंबर 3। केस 3 की वैल्यू क्या हो सकती है, केस 3 में मतलब क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू सपोज 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या है थीटा एक्यूट हो, थीटा अगर एक्यूट हो, अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो देखो कोस थीटा फिर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्यूट का मतलब क्या है थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और कोस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। अगर कोस थीटा पॉजिटिव हुआ, देखो कोस थीटा अगर पॉजिटिव हुआ, एफ और एस पॉजिटिव ही है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव। कब, जब
फोर्स जब थीटा हमारा कौन से हो, थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 90, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो या फिर 0 डिग्री हो। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। थीटा एक्यूट है तो वर्ग कोस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल ऐसे है कि सपोज ये ब्लॉक है, ये फोर्स हमने लगाया है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थीटा की वैल्यू देखो एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या हुआ, ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सपोज थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि ये फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1। कोस 0 की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है कब, जब +1 होती है, और वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। तो कोस 1 0 होगी, तो इसी केस में वर्क भी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर सपोज एक फोर्स है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कहाँ, ग्राउंड पे, और काट जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, तो एग्जांपल हो सकता है किसका, पॉजिटिव वर्क का। केस नंबर 4, अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 हो या 180 से छोटी हो, तो ये देखो, तो कोस थीटा इस केस में क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जो थीटा आ गया वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो वर्क भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये जब नेगेटिव टर्म हो जाएगा तो इस नेगेटिव से समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वाले टर्म को, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या आ गया, नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर हमने देखो एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि जब कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है और हमने ब्रेक लगाया, तो जो फ्रिक्शन वर्क डन किसकी वजह से, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट में होगा, तो वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूसरी वाले डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, देखो -1, और ये मिनिमम होती है। तो वर्क मिनिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा की जो वैल्यू होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, 180 डिग्री पे, तो वर्क उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम, और नेगेटिव वर्क होगा। और इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि सपोज ये दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स F लगाया है, किसी ब्लॉक पे फोर्स F अप्लाइड किया है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। सपोज ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की S, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का, तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा, नेगेटिव। लेकिन अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क देखो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये केस नंबर क्या हो गया, 4th। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब अगले इसी बेस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये हमने फोर्सेस पे ये सारे ब्लॉक F लगाया है, ये पहला ब्लॉक है जिनके सबके मास हैं। सेकंड कंडीशन है फोर्स की डायरेक्शन की ऐसे लगाया फोर्स हमने इस पे। थर्ड में जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, और फोर्थ में फोर्स लगाया सपोज ऐसे। अब ये जो सारे जो ब्लॉक है ना राइट की तरफ डिस्टेंस d मूव करते हैं। इसने डिस्टेंस कितना मूव किया, d। इस वाले इसने भी ब्लॉक ने डिस्टेंस कितना मूव किया, d। इसने भी डिस्टेंस कितना मूव किया, d। और इसने भी डिस्टेंस राइटवर्ड की तरफ कितना मूव किया, राइटवर्ड की तरफ डिस्टेंस d। देखो 4 केसेस हैं, 1 2 3 4। फोर्स हमने इधर लगाया है, डिस्टेंस d मूव किया, इसने भी डिस्टेंस d मूव करा, इसने भी डिस्टेंस d। फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन। पहले वाले केस को अगर देखो तो वो फोर्स दिखाई दे रहा होगा कि फोर्स में और d में देखो 90 डिग्री तो ऐसे बनता है, ऐसे यूँ करके इस तरह में। लेकिन हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है 90 से बड़ी है, और जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और कोस थीटा वहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। हमें नेचर ऑफ वर्क डन बताना है। तो वर्क कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई। हम क्या जानते हैं, W बराबर क्या होता है, F S
कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गया तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क क्या आ गया, नेगेटिव। सेकंड वाले केस में देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा 0। तो वर्क की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस वाले केस में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, देखने से पता चल रहा है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वर्क की वैल्यू कितना हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये क्या होगी, जो भी वर्क आएगा मैक्सिमम होगा। सेकंड केस में थीटा की वैल्यू दिखाई दे रहा होगा इससे कि थीटा की वैल्यू क्या है, <90, मतलब एक्यूट एंगल है ये। और ये क्या है, ऑब्ट्यूस। एक्यूट और ऑब्ट्यूस, जब एंगल जब है 90 से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस, और जब 90 से छोटा होता है एंगल तो एक्यूट बोलते हैं। तो इसमें कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री कौन से एंगल में, क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा होता है पॉजिटिव। तो वर्क भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम से कम होगा। पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव होगा, पर मैक्सिमम से जो वर्क वैल्यू आएगी मैक्सिमम से कम होगी। तो ये हमारे 4 केसेस थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। सपोज ये कोई बॉडी है, इस पर हमने बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं, F1 इधर लगा है, F2 इधर लगा रखा है, F3 इधर ऐसे लगा रखा है, F4, तो सब, और हमने इसको डिस्प्लेस किया है डिस्टेंस s से। जब हमने ऐसे ऐसे फोर्स लगाया तो ये बॉडी सपोज किसी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से डिस्टेंस इसने मूव करा s। तो देखो वर्क बराबर क्या होगा, वर्क इक्वल टू होगा सिग्मा F, टोटल जो फोर्स का समेशन निकाल लो, कितना जो F1 F2 F3 आएंगे टोटल फोर्स, और इनटू F.S। ये पहला। सेकंड के पहले केस में वर्क डन इतनी आ गया। सेकंड केस में वर्क डन देखो इंडिविजुअल फोर्स की वजह से, देखो इस वाले फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट S हुआ, इसकी फोर्स की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इस फोर्स की वजह से F3 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट F हुआ। तो हम दूसरे केस में ऐसे भी लिख सकते हैं F1.S प्लस F2S प्लस F3.S एंड सो ऑन। तो दोनों केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी ना, वो होगी सेम। इसका क्या मतलब है, वर्क बाय रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, देखो रिजल्टेंट सबका हमने सम ले लिया और इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वो वाला उतना ही, ये वर्क उतना ही आएगा जब हम इंडिविजुअल फोर्स की वजह से और उतना डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करें। तो क्या होगा, दोनों केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्क बराबर क्या है, वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा। देखो फोर्स की ऐसा यूनिट अगर हम देखें, यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट का अगर हम चेक करें, देखो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, कोस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की, न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल, डिनोटेड बाय J। तो 1 जूल इजकल टू क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी, ऐसा यूनिट हमारी हो गई वर्क की क्या, जूल। ये जूल कब होगी, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जब मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और एस किस में होना चाहिए, डिस्टेंस, मीटर में। वर्क बराबर क्या है, Fs cos थीटा। F बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू S cos थीटा। मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हो गया मीटर में, और cos थीटा कितनी होनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जूल, जो ऐसा यूनिट होगी, जूल। लेकिन अगर हम CGS यूनिट देखें, देखो CGS यूनिट अगर देखें, वर्क बराबर क्या है, Fs cos थीटा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू S इंटू cos थीटा। मास अगर किस में होना चाहिए, ग्राम में, और एक्सेलरेशन किस में हो,
ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और डिस्टेंस किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो इसकी सीजीएस यूनिट बन जाएगी क्या, डाइन। सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, डाइन। तो जैसे यहाँ पे क्या था, न्यूटन पर मीटर, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 जूल, इसमें कन्वर्जन होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ डाइन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूनिट दो होती है, देखो वर्क की दो यूनिट होती हैं, एक जूल और एक दूसरी ऐसा यूनिट जूल, और दूसरी सीजीएस यूनिट डाइन नहीं, अर्ग 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर, और 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल और 1 अर्ग में क्या रिलेशन हो, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अब इसके अगर हम डायमेंशन चेक करें, डायमेंशन अगर देखो, डायमेंशन क्या हो सकता है, वर्क की, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml T⁻², डिस्टेंस की क्या होती है, L, cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो क्या हो गया ml² और T⁻², तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ml² T⁻²। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वर्क होता है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है वर्क, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे कि सपोज ये ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का, और ये ब्लॉक है, डिस्टेंस इसने मूव करा 100 मीटर, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, डिस्टेंस है। सपोज हमने जो फोर्स लगाया पहले 1 घंटे के लिए लगाया था, पहले हमने लगाया 1 घंटे, दूसरी कंडीशन में उतना ही फोर्स उतनी डिस्टेंस मूव करा 2 घंटे में, तीसरी कंडीशन में उसने 4 घंटे में फोर्स उतना ही लगाया और डिस्टेंस 100 मीटर करा, पहले उसने 1 घंटे में 100 मीटर फोर्स है, दूसरे में 2 घंटे में मूव करा, फिर 4 घंटे में। लेकिन देखो फोर्स और डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम है, तो मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में अगर फोर्स और डिस्टेंस सेम है तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फोर्थ क्या है, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्क होता है ना, ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है। सपोज ये कोई बस है और इसमें एक पर्सन खड़ा है, इसने एक ब्लॉक को पुश किया और इसने सपोज ये डिस्टेंस s मूव करी, इसने फोर्स F लगाया और इसने डिस्टेंस मूव करी s। देखो इस केस में वर्क, इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू Fs। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स और एक ही तो Fs हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ को और ये व्हीकल मूव कर रहा है किसी स्पीड से v से, दूसरे वाले के केस में देखो इस वाले के लिए क्या होगा, ये क्या इसको ऑब्जर्व करेगा, इस वाले ब्लॉक के लिए इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मूव किया इस ब्लॉक ने, पर ये पूरा का पूरा सिस्टम भी मूव कर रहा है, तो ये इसके लिए खाली ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसके लिए तो वर्क डन की कंडीशन क्या हो जाएगा, F/s, पर इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, कुछ और, क्योंकि ये पूरा सिस्टम भी मूव कर रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट। एक प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज ये टावर है 100 मीटर और हमने एक ब्लॉक है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg। इसको हमने 4 डिफरेंट कंडीशन में थ्रो किया है। सपोज एक पहली कंडीशन हो गई, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से भेजा, पहले कंडीशन क्या है, अपवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड से इधर, दूसरा डाउनवर्ड, एक इधर और एक इधर। सेकंड कंडीशन है इस वाले में, थर्ड इधर और फोर्थ इधर। हमें बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ऑल केसेस, सारे केसेस में हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वजह से। देखो हमने पहले ब्लॉक को इस वाले डायरेक्शन फेंसा, फिर इसमें ऐसे। फिर ब्लॉक का मास कितना है, जिस बॉडी को थ्रो गया है उसका मास है 2 किलो और हाइट जो है 100 मीटर, और जिस स्पीड से फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से इधर सारे डायरेक्शन में।
तो देखो किसी भी डायरेक्शन में हम ब्लॉक को फेंके, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 100 मीटर का ही। तो वर्क बराबर क्या है होता है, एफ एस कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू जी इंटू एस कोस थीटा। मास कितना 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 इंटू एस कितना 100 मीटर, कोस 0। कोस 0 क्यों लेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड काम कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी देखो ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम कर रही है, डाउनवर्ड। ब्लॉक को हमने भले ऊपर फेंका हुआ है, लेकिन ग्रेविटी तो डाउनवर्ड काम करेगी, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इसी डायरेक्शन में बताना डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल 0 बन गया। तो कितना हो गया ये, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये हो गया 2000 जूल। ये सारे के केस में, इन ऑल केसेस, चारों केसेस जो है ना, चारों केसेस में वर्क डन की वैल्यू 2000 जूल, 2000 जूल, 2000 जूल, 2000 जूल, चारों केसेस में वर्क डन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2000 जूल। अब देखते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये ब्लॉक है सपोज 20 kg का, ये 10 kg का, इसका नाम ए है और इस ब्लॉक का नाम बी है, और हमने इसको फोर्स लगाया है ए पे, इसका नाम ए है, और हमने इस पर फोर्स लगाया है। तो ये जो ब्लॉक है पूरा कंबाइंड एक साथ, ए बी जो है 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने किया, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 120 न्यूटन। हमें ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू बतानी है। पहला क्या, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहले पार्ट को देखते हैं हम, सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये ए है और दूसरा बी है। तो ये वाला ब्लॉक है ए, जिसकी वैल्यू मास कितना है 20 kg। ये ए ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स कितना लगाया है 120 न्यूटन का। तो वर्क डन बराबर देखो क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया 100 मीटर का। देखो 100 मीटर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो सेम डायरेक्शन में, तो एफ एस कोस थीटा होता है। तो एफ की वैल्यू कितनी है 120, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 120 गुणा 100 गुणा कोस 0 की वैल्यू 1, कितना हो गया 120 और 2 0, इतने जूल आ गए। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। देखो वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ए, वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन किस पे, ए पे, ये आ गया। सेकंड क्या है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बताना है फोर्स एफ की वजह से ऑन बी ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर इस ब्लॉक को देखो बी को, तो जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है कि बी पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। तो फोर्स बी पे कितना लगा, बी पे कितना फोर्स लगा है 0, कोई फोर्स ही नहीं लगा है। तो वर्क डन कितना आ गया 0, क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ए पे लग रहा है। वर्क बराबर क्या होता है एफ इंटू एस कोस थीटा। जब हम बी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0। तो वर्क डन बाय फोर्स एफ की वजह से ऑन बी कितना हो गया 0, क्योंकि फोर्स बी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है ए पे। इसके बाद अगला क्या है, फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एंड ए ड्यूरिंग गिवन डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया, पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एंड ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो फोर्स हमने लगाया और ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से। तो ये पूरा जो कंबाइंड सिस्टम एक साथ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स कितना है 120, और टोटल मास कितना है सिस्टम का 20 और 10 30। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 4 मीटर पर सेकेंड से दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें ए का और बी का सेपरेटली, देखो ए रहा, ये एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस पे ए फोर्स लग रहा है कितना है 120 न्यूटन का। अच्छा, अब इसमें और इसमें ये इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। देखो तो ए पे जो बी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा, कॉन्टैक्ट वाला जो है ए और बी जो कॉन्टैक्ट में नॉर्मल रिएक्शन ए पे ऐसे लगेगा बी की वजह से। नेट फोर्स किधर लगेगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू कितनी, मास कितना है हमारा 20 kg।
इसका मास कितना है 20 kg। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इजकल टू, इस वाले में कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे, तो 120 माइनस एन बराबर मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 इजकल टू एम 20 माइनस एन, एन क्या नॉर्मल रिएक्शन, तो एन इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 80, 120 माइनस 80 कितना हो गया 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ किसके, बी का, फ्री बॉडी बी का ड्रॉ करो जिसका मास कितना है 10 kg। तो ये जो ब्लॉक है देखो, ये ए वाला इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे लगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ए पे। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो ये ब्लॉक बी है ना मूव करेगा, ना कि फोर्स की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग गया, नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। अब हमें देखो क्या बताना है, फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एंड ए। अब देखो हमें पहले बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन किस पे बताना है, ऑन बी, ये बी है। अच्छा देखो अब वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में 100, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो कितना आ गया 40 इंटू 100 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना आ गया 4000 जूल। तो वर्क डन ऑन नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 4000 जूल। तो वर्क डन ऑन बी आ गया। अगर वर्क डन ऑन ए लगाएं ड्यूरिंग गिवन डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल की वजह से, देखो ये क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पे, ये कैसे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ए पे कितना वर्क डन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन से ए पे कितना वर्क डन होगा, ये क्या होगा एन एस कोस थीटा होगा। ये भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी 40 इंटू एस की वैल्यू 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इंटू कोस थीटा, देखो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कोस 180 आ गया। इसलिए कितना हो गया 40 इंटू 100 कोस 180 वैल्यू है -1, ये कितना हो गया -4000। तो वर्क डन ऑन नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया -4000। अगर हम देखें वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी, ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि जो नॉर्मल रिएक्शन की इंटरनल जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन है अंदर हैं, वो पूरे सिस्टम पे वर्क डन क्या करेंगे 0। टोटल वर्क डन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टोटल सिस्टम में वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी 0। लेकिन इंडिविजुअली पे वर्क डन होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये फोर्स की वजह से, ये वाला ब्लॉक जो भी ब्लॉक बी है वो फोर्स की वजह से नहीं मूव कर रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड आउट द, इसको नोट करिए, इसके बाद देखते हैं फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। फाइनली फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी का पहले पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन तो हमें पता है। आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड हो गया था, फोर्थ इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे थे तो यू की वैल्यू क्या हो गई 0। फाइनली बताना है हमें, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, यू की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू कितनी 4 इंटू एस की वैल्यू कितनी 100 मीटर। तो ये कितना आ गया, ये कितने आ गए 4 दूनी 800, 4 दूनी 800 स्क्वायर रूट में वी की वैल्यू, या वी स्क्वायर को खाली 800 लिख दो। देखो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 800। हमें बताना क्या है काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक है ए एंड बी। काइनेटिक एनर्जी में निकालो अगर ए की, तो क्या होता है हाफ ऑफ मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर। हाफ ऑफ मास ऑफ ए कितना है 20 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ ए दोनों एक एक्सेलरेशन दोनों है तो सेम वेलोसिटी से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर, क्योंकि एक ही साथ सिस्टम पूरा मूव कर रहा है। तो वी ए का स्क्वायर कितना है 800, ये कितना हो गया 2 से काटा 10, ये कितना हो गया 8000 जूल। काइनेटिक एनर्जी किसकी ए की। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ किसकी बी की, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम बी इंटू वी बी का स्क्वायर। हाफ ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कितना है
बी का मास कितना है, बी का मास कितना है 10 kg इंटू वी बी का स्क्वायर कितना है 800 वी का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो वी का स्क्वायर हमने डायरेक्ट रख दिया क्योंकि वी और वी भी क्या है, वी और वी भी बराबर हैं। तो ये कितना हुआ 2 चौक 8 400, ये आ गया 4000 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4000 जूल। और काइनेटिक एनर्जी ए की कितनी आ गई 8000 जूल और बी की काइनेटिक एनर्जी आ गई 4000 जूल। दोबारा देखो काइनेटिक एनर्जी ए क्या होगी हाफ ऑफ एम ए वी ए का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम ए मास ए का कितना है 20 किलोग्राम, वी ए दोनों ब्लॉक एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो इसलिए स्पीड ए और बी की क्या होगी सेम, वी और वी भी क्या सेम स्पीड होगा, एक्सेलरेशन सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। वी का स्क्वायर कितना है 800 जो कि किसके बराबर है वी ए के स्क्वायर के बराबर भी और वी बी के स्क्वायर के बराबर भी है। तो हाफ ऑफ मास ऑफ ए 20 इंटू वी ए का स्क्वायर 800, 2 से 10 कटा, 2 कम 2 10 और 8 में 10 करेगा 8000 जूल। काइनेटिक एनर्जी बी की कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ एम बी वी बी का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी मास कितना है 10 इंटू वी बी का स्क्वायर कितना है 800, 2 से 400 कटाइए 400 4000 जूल आ गया। तो ये चारों पोर्शन हो गए, इसको नोट डाउन कर लिए और हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। हमें बताना है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटी। क्वेश्चन हमारा ये पूरा सिस्टम है, ये फिक्स्ड है, एक ब्लॉक है यहाँ टॉप पे रखा है जिसका मास क्या है m और यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक ये आया है जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा एस देखो, और इसकी हाइट हो गई h, ये एंगल इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। ये देखो दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, ये प्लेन जो इंक्लाइंड है हाइट इसकी h हो गई और ये सरफेस फिक्स्ड है। हमें क्या बताना है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। सेकंड फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी व्हेन ब्लॉक रीचेस एट बॉटम। जब भी बॉटम पर पहुंच जाता है ना ब्लॉक तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। अगर मैं इस ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखो कैसा होगा। ये इंक्लाइन प्लेन है या ऐसे, ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इस पे हमने रखा है ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा ऐसे, अगर हम देखो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में, देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जब नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो वर्क डन कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना आ जाएगा 0। एच एंगल बिटवीन एन एंड एस इज 90 डिग्री, एस थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0। सेकंड क्या है वर्क डन बाय किसकी वजह से, वेट की वजह से, वर्क डन बाय वेट की वजह से। देखो अब इस वाली ब्लॉक को वेट की वजह से कितना होगा, ये जो ब्लॉक रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, नॉर्मल रिएक्शन तो इधर की तरफ लग गया, वेट हमेशा कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट भी, एंगल थीटा है ना ये वाला, देखो ये एंगल थीटा है, तो इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अगर ये थीटा है तो इसको हम क्या कैसे 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा। या फिर इस वाले देखो
इस फोर्स की वजह से तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और वेट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से तो कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि ये वाला और इस वाले का ये वाला कंपोनेंट कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका ये वाला कंपोनेंट का अगर ये 90 माइनस थीटा, देखो ये क्या हो जाएगा, mg cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला, जहाँ mg cos 90 माइनस थीटा को क्या कहेंगे, साइन थीटा। तो ये वाला अगर 90 माइनस, तो ये और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन किस वाले कंपोनेंट, इसका ये वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, mg cos 90 माइनस थीटा, ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था फोर्स उसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो mg cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू एस। अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें हम, इसको हम पोर्शन ए बी सी कहें, अगर ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एस, तो अगर मैं इसमें लगाऊं साइन थीटा, देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है h, हाइपोटेनियस कितना है डेल्टा एस, या फिर डेल्टा एस हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू h अपॉन में साइन थीटा। तो डेल्टा एस की जगह mg cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, डेल्टा एस की जगह क्या लिख दूं मैं, h अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया mg h। तो वर्क डन बाय वेट की वजह से कितना होगा, mg h, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, 0, इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद क्या है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी व्हेन ब्लॉक रीचेस एट द बॉटम, ये वाला जब ब्लॉक है, जब यहाँ बॉटम पे आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हमने सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालते हैं, देखो ये ब्लॉक जिसका मास है, ये फोर्स किससे, नेट फोर्स इस पर क्या लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको दो कंपोनेंट में अभी हमने रिजोल्व करा था, ये mg था, ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किस फोर्स से जा रहा है, mg sin थीटा से, ही नीचे की तरफ जा रहा है, तो मास से मास कैंसिल, और कोई ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो ए बराबर क्या आ गया, जी साइन थीटा के बराबर, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, जी साइन थीटा के। जब ब्लॉक नीचे हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इजकल, फाइनली वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। यू की वैल्यू इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, 2a की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा, और s क्या तो ये डेल्टा एस इजकल टू कितना हो जाएगा, देखो 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा इंटू एस, वी स्क्वायर इजकल टू, इसमें और क्या कर सकते हैं, एस को हमने अभी निकाला था, एस बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले में अगर मैं लगाऊं साइन थीटा, उस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एस रखूँ, डेल्टा एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एस इजकल टू एच अपॉन में साइन थीटा, डेल्टा एस इजकल टू हो जाएगा 2g साइन थीटा, डेल्टा एस बराबर हो गया एच अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, कितना हो गया 2gh, तो v बराबर कितना आ गया, वी स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया, स्क्वायर 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ब्लॉक जब नीचे पहुंचेगा तो हाफ ऑफ मास, ब्लॉक का मास कितना है m, ब्लॉक का मास कितना है m, और वी स्क्वायर हाफ ऑफ m, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया mgh। तो काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक नीचे पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी mgh। नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर देखते हैं आगे प्रॉब्लम्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, टॉपिक हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय
कांस्टेंट फोर्स। सपोज कोई फोर्स है एफ, हम किसी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वो जो पार्टिकल है डिस्प्लेस कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। ए की वैल्यू सपोज है अगर हम किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं 2i कैप और 3j कैप, और वो जो बॉडी है डिस्प्लेस करती है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, ए से बी पे डिस्प्लेस करती है। हमें बताना है फाइंड वर्क डन टू मूव ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। देखो फोर्स, हम यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, कुछ भी है, ए से बी हमने इस पर फोर्स लगाया है कुछ इतना, तो ये ए से बी पे मूव कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 3,4। तो हमें ए से बी पे जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन उसी की वैल्यू बतानी है। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ए से बी पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए निकालो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। एस के वाले पहला एस होता है फिर वाई होता है, ये फिर एस, तो पहला एस वाला 3 माइनस 1 आई कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर, प्लस 4 माइनस 2 जे कैप। ये कितना हो जाएगा डेल्टा एस, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 आई कैप और 4 में 2 गए 2 जे कैप। डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। तो वर्क बराबर क्या है, एफ डॉट डेल्टा एस, क्योंकि फोर्स क्या है कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एफ की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 2j कैप। देखो i से i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, j के i के साथ j के मल्टीप्लाई करोगे या j के साथ i की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होती है, तो हम जानते ही हैं। तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस 3 में 3 दूनी 6, कितना गया 10 यूनिट। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 यूनिट। नोट डाउन। इसके बाद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से पहले एक चीज़ देखते हैं, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सपोज ये फोर्स है Fx और ये कुछ एरिया कवर हो रहा पॉजिटिव है, ये x है, ये क्या है पॉजिटिव एरिया है। एरिया कैसा है पॉजिटिव एरिया, ऊपर है अबव द एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस। अगर अबव द एक्स एक्सिस है फोर्स और ये, तो वर्क डन कैसा होगा, तो वर्क डन होगा कैसा पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड केस अगर ऐसे सपोज मानते हैं, अगर हमारे पास Fx ऐसे होता है और यहाँ x है, ये देखो ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एरिया है, तो वर्क भी क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये क्या है बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, सो वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया अबव द एक्स एक्सिस हो तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस हो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव एरिया है तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस इसलिए नेगेटिव। तो ये क्या था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को देखते हैं हम कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसमें क्या जो फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या करेगी वेरी। तो वर्क डन बाय हम देखते हैं वेरिएबल फोर्स। टॉपिक हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है
F इजकल टू 0.5x + 10, किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया इतना 0.5x, वेयर F इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर, देन फाइंड आउट वर्क डन and find out work done to move block from x बराबर 0 to x इजिकल टू 2 मीटर तक। देखो एक हम फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इजिकल टू क्या होता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, खाली -1 नहीं होगी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट -1। तो x की पावर n dx इजिकल टू क्या होता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, फोर्स लगा रहे हैं 0.5x + 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये हमें बताना है कि जब ब्लॉक मूव करेगा x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 मीटर तक, तो कितना वर्क डन होगा उस फोर्स की वजह से। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ फोर्स कैसा है, वेरिएबल, क्योंकि x वेरिएबल है तो फोर्स भी क्या हो गया, वेरिएबल। तो वर्क बराबर क्या होता है, F dx। वर्क बराबर क्या होता है, F dx, वेरिएबल फोर्स हो गया। dw थोड़ा सा वर्क अगर करें, अगर टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो dw को, तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F dx। देखो अब F की वैल्यू कितनी है, 0.5x + 10, और ये हो गया dx। इसकी लिमिट हम dx को, डिस्टेंस को, ब्लॉक को हम कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, x बराबर 0 से x बराबर 2। dx क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करते हैं। सपोज जैसे यहाँ a से b पे तक मूव करवाना है हमें, तो हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx, और फिर क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट कर देते हैं इसकी लिमिट। सपोज ये x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक है, ये 2 मीटर। तो पहले हम थोड़ा सा ये जो फोर्स है इस पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की वजह से टोटल वर्क थोड़ा सा वर्क निकालते हैं, इस पूरे को फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट रख के, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक जाता है। तो जहाँ से स्टार्ट होगा लोअर लिमिट, यहाँ क्या वैल्यू, x की वैल्यू 0, और कहाँ तक गया है, x बराबर 2 मीटर तक। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करो, 0.5 कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा, x²/2। क्या है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, अगर ये तो 0.5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx क्या हो जाएगा इसका, x की पावर n कितना है, 1 + 1, n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, कितना आ जाएगा, x की पावर 2/2, x² अपॉन में 2। तो ये लिखा हमने, x² 0.5 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, प्लस क्या है, ये 10, यहाँ क्या आ जाएगा x, और इसकी जो लिमिट है ये कितनी है, 0 से लेके 2 तक। सोल्व करते हैं इसको, 0.5x²। एक बार हम क्या रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट हो 0.5 अपॉन में 2, x वैल्यू पहले 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 10 × 2, 2 का स्क्वायर रखा है, यहाँ 4 हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0.5 में x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो ये 0, ये भी 0, तो ये 0 + 0, इसको तो यही रख दिया। अब यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 2, 5 दूनी 10, 10 मतलब 0.1 लगा दे, 1 हो गया, प्लस 10 दूनी 20, ये कितना आ गया, 21। किस में आएगा, जूल। जूल में क्यों आएगा, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, 21 जूल। इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हमें क्वेश्चन हमारे पास, ए फोर्स F इजिकल टू कितना है, फोर्स xi कैप प्लस 2yj कैप अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, और ये A से B तक मूव कर रहा है, A से B पे मूव कर रहा है, जिसके पोजीशन वेक्टर हैं 1,2 और 0,1। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन। फाइंड आउट वर्क डन, वर्क
डन टू मूव ए टू बी। अब देखो फोर्स कैसा हमारा वेरिएबल, फोर्स कैसा है वेरिएबल, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल हो गया। तो वर्क डन बाय क्या है वेरिएबल फोर्स। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क इजिकल टू क्या होता है एफ डॉट एस। थोड़ा सा अगर हमें वेरिएबल फोर्स है थोड़ा सा वर्क निकालना है तो थोड़ा सा फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पर्टिकुलर फोर्स को कांस्टेंट ले लिया जाता है इनटू डी एस। ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा वर्क डन। अगर हम इसको टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आएगा डी डब्ल्यू इजिकल टू, यह आ जाएगा डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस हो जाएगा ये। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ की वैल्यू कितनी है एफ डॉट डी एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस। एफ की वैल्यू लिखो यहाँ पे एक्स आई कैप, एफ के अगर हम लिखें एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट डी एस क्या हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसलिए जो डी एस होगा ये जो ब्लॉक मूव, ये जो हमारी बॉडी है डी एस ये किसी प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाली पोजीशन मूव करेगा वाई। सपोज इसको ब्लॉक हम यहाँ ले गए तो एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो ये डी एस अगर डिस्टेंस है हुआ है ऐसे तो इसके लिए क्या आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, सॉरी ये वाई और ये एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा ये इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 2y डी वाई। दोबारा से देखते हैं एफ इजिकल टू क्या है वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एक्स वेरिएबल तो फोर्स वेरिएबल। ए से बी तक इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखे हैं। तो हमें डी डब्ल्यू निकालना है एफ डॉट डी एस। इस ब्लॉक हमने थोड़ा सा मूव करा डी एस डिस्टेंस के लिए, इस डिस्टेंस के लिए पर्टिकुलर के लिए फोर्स थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए क्या माना जाएगा उस पर्टिकुलर मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या माना जाएगा कांस्टेंट। तो ये फोर्स हो गया और डिस्टेंस क्या होगा डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर जेड वाला कंपोनेंट होता है तो जी जेड भी आ जाता है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ये ब्लॉक। तो डी एक्स आई कैप डी वाई आई के साथ आई मल्टीप्लाई तो एक्स डी एक्स हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा 2y डी वाई। अगर हम इंटीग्रेट करें इसको देखो तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स डी एक्स इसकी लिमिट प्लस ये क्या जाएगा 2y डी वाई। सेपरेट कर दिया इनको लिमिट से। डी एक्स की डी एक्स जो है एक्स वाली जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगी 1 से 0 तक, 1 से 0 तक, और वाई वाली 2 से 1 तक। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट कहाँ आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 1 से 0 प्लस 2 कांस्टेंट आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 लिख दो बाहर की तरफ कांस्टेंट है वाई स्क्वायर बाई 2 बाहर लिख दिया हमने 2 से 1 तक, 2 से 1 तक। अगर मैं इसको और सोल्व करूं देखो क्या हो जाएगा 1/2 देखिए आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया है ना, 0 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल। यहाँ एक बार अपर लिमिट रखा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इजिकल टू कितना होगा ये कितना हो जाएगा -1/2। ये कितना होगा 1 - 4 -3 ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और साथ -7/2। -7/2 को हम क्या लिख सकते हैं -3.5 और -355 यूनिट आ गया। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई -3.5। तो ये क्या है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नोट डाउन करिए इसको। और इसके बाद एक प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड from position vector r1 is equal to है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर
2 कैप प्लस 3 जे कैप 2 R2 इजकल टू 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर अंडर ए फोर्स F इक्वल्स टू कितना है इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप न्यूटन 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप न्यूटन। फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फंड। फाइंड आउट वर्क की वैल्यू बतानी है हमें। तो वर्क बराबर क्या होगा देखो। तो dw इजकल टू क्या होगा F डॉट dr या ds कह लो F डॉट dr। टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने, dw को इंटीग्रेट करेंगे तो w आ जाएगा इंटीग्रेट F डॉट dr। ये क्या हो जाएगा F की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर आई कैप, इसको यहाँ लिख लो पहले जाए तो F की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप डॉट dr को क्या लिख सकते हैं हम dx आई कैप प्लस dyj कैप। देखो i और j में लिखा है खाली तो इसलिए dx और dy को लिखो। इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे 3x स्क्वायर dx प्लस 2y dy। तो dw बराबर क्या होगा F डॉट dr। तो dw बराबर क्या होगा F की वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप, dr की वैल्यू हो गई dx आई कैप dyj कैप, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट्स में xy कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है ये ब्लॉक, तो इसलिए हमने dx आई कैप dyj कैप लिखा है। तो ये 3x स्क्वायर dx प्लस 2y dy, आई के साथ आई वाली की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, आई के साथ j मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसलिए इसको डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे। आगे देखो F डॉट dr इंटीग्रेट कर दिया है कहाँ से, पोजीशन वेक्टर r1 से पोजीशन वेक्टर r2, फाइनल टोटल वर्क डन होगा। कितनी है इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर dx प्लस 2y dy। अच्छा अब क्या देखो इंटीग्रेट करें अगर हम तो कितना आ जाएगा ये 3x की पावर 3 अपॉन में 3x की पावर पोजीशन वेक्टर r1 से r2 तक है, r1 से r2 तक है 3x की पावर 3 अपॉन में 3 है प्लस कितना है 2 तो कांस्टेंट है y स्क्वायर बाई 2 और ये पोजीशन वेक्टर r1 से r2। पोजीशन वेक्टर r1 की वैल्यू कितनी है 2,3, देखो 2,3 r1 कहाँ है 2,3 x और y की कंपोनेंट, और r2 की कितनी है 4,6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो 3 से 3 कैंसिल तो क्या हो गया x3 प्लस 2 से 2 कैंसिल y स्क्वायर, ये कितना हो गया 2,3 और 4,6। सोल्व करना है इसको। देखो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू बार 4 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 का क्यूब कितना हो गया 4 चौक 16 16 चौके 64 64 प्लस y का स्क्वायर, y कितना 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पहले 2 रखो, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, कितना हो गया ये 64 और 36, 6 4 10 के 0 6 3 9 100 माइनस ये कितना होगा 18 16 17, ये कितना आ गया 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 9 9 में से 1 गए 8, कितना आ गया 83 यूनिट। मीटर में है ये न्यूटन में है तो जूल आ जाएगा। जूल क्यों लिखेंगे क्योंकि ये मीटर में है और फोर्स किस में है न्यूटन में, तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई जूल। 10 में 7 गए 3, 9 में से 8 83 जूल। तो ये क्या थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अभी जो ये हमारा वर्क जो हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखे ये सिर्फ वर्क देखे, ये पार्ट 1 वीडियो है, ये क्या है पार्ट 1 वीडियो। हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।